बिल्कुल, तो हम शुरू करें। जी 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 जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारी पॉलिटिको विस्टा ई मैगजीन की टीम एडिटर और उनके सिस्टर एडिटर आपके साथ मौजूद हैं। इसके दो तीन पहला पार्ट में डॉक्टर अरशद का बहुत मुख्तसर सा तारुफ कराऊंगा। उसके बाद जो है हमारी जो एडिटर है नुज़रत तारिक, वो मैगजीन का मुख्तसर तारुफ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और उस टाइम के अंदर ही हमने अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो को मैनेज करना है। डॉक्टर अरशद का मैं तारुफ का, डॉक्टर अरशद जो है वो इस वक्त जो है वो डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद में, इंडिया स्टडी सेंटर के। इन्होंने पीएचडी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो न्यूजीलैंड से इन 2019 में मुकम्मल की है। मास्टर ऑफ साइंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज एट एस राजरनत्तम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज नैनियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से 2013 में मुकम्मल किया। और एक मास्टर ऑफ साइंस जो है वो इकोनॉमिक्स में कायद आजम यूनिवर्सिटी से 2007 में मुकम्मल किया। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साउथ एशियन पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। डॉक्टर अरशद जो है इससे पहले यहाँ डायरेक्टर से पहले ये एक लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वहाँ आप डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाते रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे, और एमफिल और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सुपरवाइज भी करते रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले ये एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर पॉलिटिकल वायलेंस एंड टेररिज्म रिसर्च सिंगापुर में भी एफिलेटेड रहे हैं। इसके अलावा आपकी बहुत सारी किताबें, चैप्टर्स और रिसर्च आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो चुके हैं। रिसेंटली जो बहुत अच्छी किताब आपकी छपी है, मैंने भी देखी है, उसका तर्जुमा ईरान में पर्शियन लैंग्वेज में हुआ है, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच एंड पोस्ट कोल्ड वार सिक्योरिटी अनईजी को एग्जिस्टेंस फ्रॉम, तो ये रोटलेज ने प्रेस ने छापा है 2021 में। इसके अलावा आपके बहुत सारे चैप्टर्स भी इसी पब्लिशर में जो है वो छपते रहे। इसके अलावा डॉक्टर अरशद जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी एफिलिएटेड है, जिसमें जो टॉप की ऑर्गेनाइजेशन हैं, इप्सा है, ईसा है, एमपीएस से है। उनकी कॉन्फ्रेंसों में पेपर भी पढ़ने जाते हैं और मॉडरेटर सेशन चेयर और डिस्कशन का भी रोल अदा करते रहे हैं। तो डॉक्टर अरशद हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं ओवर टू हमारे जो एडिटर हैं नुज़रत तारिक, वो थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ देंगी अपने मैगजीन का। उसके बाद वो सेशन को भी मॉडरेट करेंगी। मैं आपके साथ मौजूद हूँ और ये सारा सेशन हमारा रिकॉर्ड होगा, तो सारे क्वेश्चन आंसर ताकि हमारे मिनट्स बनाने में हमें आसानी हो। जी, ओवर टू डॉक्टर नुज़रत तारिक। Assalamu alaikum, sir. My name is Nuzhat Tariq, the acting editor of Politica Vista. Sir, we are extremely privileged and honored to conduct your interview today. Sir, talking about our Politica Vista, our first bilingual magazine, जिसका सिलसिला जिसके पब्लिश होने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। सेकेंड इशू पे हमने इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट किया है और इस थर्ड इशू जो हमारा पब्लिश होगा इंशाल्लाह जून में, उसमें हम ये चाहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू पब्लिश करवाएं। सर, थैंक यू so much for coming, for joining us. You graciously accepted our invitation and agree for giving us interview. Sir, और हमारा जो आज टॉपिक है, it's a very dynamic topic related to South Asian politics and security, which is security and political dilemmas in South Asia. Sir, हमारे साथ हमारी मैगजीन के different designation holder मौजूद हैं, सब एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, from different designation. They all want to ask questions on different aspects of South Asian politics, on different security dilemma of South Asia. So shall we move towards question answer session? Firstly, thank you so much for inviting me and accept my sincere apology for being late. So accept my apology for that. No, sir. And I will be happy to give my sincere answers. Okay, sir. Let's start with our first question. So our first question will be from our sub-editor, Abdul Samad. Over to you, Abdul Samad. Thanks a lot, Tariq. And thanks a lot, sir, for sparing your time for our magazine. This is Abdul Samad, student of PSIR final year. And I am currently working as the sub-editor of first student Z magazine, Politico Vista. सर, मेरा सवाल ये है कि एक आम सा फ्रेज है जो हमने रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं कि एक पीसफुल अफगानिस्तान जो है
وہ گارنٹی ہے پیسفل پاکستان اور پیسفل ساؤتھ ایشیا کی. تو کیا آپ اس ریس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اتفاق کرتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ویوز پیش کریں. افغانستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی، تو ایک تو افغانستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے تو نو ڈاؤٹ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہ صرف یہ کہ اگر ہم ساؤتھ ایشیا یا سینٹرل ایشیا کی کانٹیکس میں دیکھیں، لیکن اوور آل ایشیا کی کانٹیکس میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. لیکن جب ہم اس کو پاکستان کی کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی افغانستان کے ساتھ ہماری کچھ جو ریلیشن شپ ہے تو اس کو پھر ہمیں براڈرلی دیکھنا پڑے گا. اس کی کچھ ہسٹوریکل کانٹیکس بھی ہے، کچھ جو کرنٹ جو نیو ڈائنامکس ہے جس طرح کراس بارڈر ٹیررزم ہے تو وہ بھی فیکٹر ہے. پھر ہماری جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ تو اس میں بھی وہ فیکٹر بھی رول پلے کرتا ہے. کیونکہ جب پاکستان بن گیا تو آپ لوگ اگر دیکھیں تو اس وقت کچھ ایسی ایونٹس ہوئے تھے. اس میں ایک ایونٹ یہ تھا کہ افغانستان نے جو ہے پاکستان کی جو ایڈمیشن تھی یونائٹڈ نیشن میں رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس، تو وہ انہوں نے جو ہے اس کے اگینسٹ گئے تھے. آلدو کی پھر ایک دو مہینے بعد they were the first one کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ بحال کی تھی. اس طرح ایک اور ایونٹ بھی ہوا تھا جس میں پاکستان کی فورسز جو تھے جو بارڈر ولیج تھی تو اس کو انہوں نے اٹیک کیا تھا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ جو پاکستان افغانستان کی ہم جو ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو 2-3 ایونٹس تھے اسٹارٹ میں اس کی وجہ سے ایک مسٹرسٹ اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوئی ہے. اس میں پھر ظاہری بات ہے جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس طرح کولڈ وار تھا اور ابھی ریسنٹلی جو یہ سو کالڈ گلوبل وار آن ٹیرر تھا تو اس نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا ہوا ہے. تو بہرحال لیکن اس میں جو ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ہماری انمیٹی ہے یا ہاسٹیلٹی ہے، ریولری ہے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا نے ٹریڈیشنلی افغانستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات استوار رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں پاکستان کوشش کرتا ہے کہ ہم سینڈوچ نہ بنے بٹوین افغانستان اینڈ انڈیا. تو اسٹریٹجیکلی وی آر مینیورنگ اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کسی طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے لیے جو معاملات ہو وہ اچھے رہے. الدو کہ اس میں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہماری پالیسیز ہے وہ کتنی اچھی ہے کتنی اچھی نہیں ہے، اس میں پرابلمس کیا ہے، ایشوز کیا ہے. تو بہرحال وہ ایک another ڈیبیٹ ہے. تو یہ جو بات آپ جو کوشچن ہے آپ کا، تو ڈیفینیٹلی جو افغانستان میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اسپیسیفکلی پاکستان پر اس کا ایک اثر ہے. اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ ہماری ہمسایہ ہے. تو ظاہری بات ہے ہمسایہ جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا کہ سر جنگ کے دوران ریفیوجیز آئے، ان کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ کلاشوں کو کلچر بھی آ گیا، ڈرگز وغیرہ بھی آ گئی. پھر 9/11 ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ لوگ دیکھ رہے کراس بارڈر ٹیررزم وغیرہ بھی شروع ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک رول پلے کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا ہمیں براڈر پکچر میں دیکھنا چاہیے جس میں ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے اور انٹرنل فیکٹر بھی ہے اور ریجنل فیکٹر بھی ہے، جس طرح میں نے انڈیا کا عرض کیا. جی Okay, the next question is from Shazia Batul, a de facto member of our Politica Vista magazine. Shazia Batul, you may ask question now. Thank you so much, Nusrat. Assalamu alaikum, sir, and thank you so much for your precious time. This is Shazia Batul from the SIR department, third semester, and I am an assistant layout designer in an e-magazine. My question is, approximately all the South Asian countries are democratic. So what do you think? Why they are still unable to cure the instability in the political and security domain of South Asian countries? Can you just repeat the first part? Sorry. Approximately all the South Asian countries are democratic. So what do you think? Why they are still unable to cure the instability in the political and security domain of South Asian countries? اوکے تو اوور آل جب ہم ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں یا خاص کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی جو ہم ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو انڈر ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے. یہاں پر اٹ از دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ان دا ورلڈ. تو اس میں بہت ساری فیکٹر ہے. اس میں ایک فیکٹر انڈیا کا ہے کہ انڈیا نہ صرف جو ہے نا اس کے ہیجمونک ڈیزائنز ہے،
in order to dominate the region. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ ان کی جو سائز آف جو ان کی کیا کہتے ہیں پاپولیشن ہے یا ان کی اوورآل ابھی اکانومی حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور ملٹیپل حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو ریجنل کنٹریز ہے. اگر ہم بھوٹان، سری لنکا، مالدیو وغیرہ کو دے دیں تو وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں. ان کے مقابلے میں اگر صرف ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے تو وہ ایک فیکٹر جو ہے وہ انڈیا کی جو ڈومیننس ہے یا ان کی جو ہیجمونک ڈیزائن ہے. پھر سبسیکوینٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ موسٹلی ڈیموکریٹک کنٹریز ہے، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہاں پر ڈیموکریٹک نام یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ابھی تک بنی نہیں ہے. اگر بنی ہوتی تو ابھی ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جو پرابلمز ہے جو ایشوز ہے اس کا پولیٹیکل سولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنگاپور اور ملیشیا، چونکہ میں نے ادھر سے پڑھا ہوا ہے، تو ان کی بھی اس طرح ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس وغیرہ ہے، لیکن وہ ان کو ملٹی لیٹرل فورم پہ جس طرح آسیان ہو گیا، ایون ICJ چلے جاتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس میں جا کے اس کو ریزالو کرتے ہیں. مطلب دے آر ٹرائنگ ٹو ریزالو اٹ پولیٹیکلی یا بائلیٹرلی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ان ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا اور پاکستان ہے ان پرٹیکولر ساؤتھ ایشین ریجن میں، تو وہ جو ہے ان کی جس طرح IR میں آپ لوگ اس کو سیکورٹی ڈیلیما کہتے ہیں، تو اس میں ہم سٹک ہے اور ابھی تک اس سے نکل نہیں پائے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جس میں کشمیر کا ایشو ہے، اس طرح جو اور باقی بہت ساری ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہے انڈیا کا باقی ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر ایک کنسنسس یا ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف ابھی تک ہم نہیں ہے. اس میں ایفرٹس ہوئے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوئے ہیں. بنگلہ دیش اور انڈیا نے کسی حد تک کوشش کی ہے کہ ان کی جو ریور سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس ہے یا جو باقی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہے اس کو حل کرے. پھر سبسیکوینٹلی 1988-89 میں ہم دیکھتے ہیں کہ راجیو گاندھی جو ہے ہی وزٹڈ پاکستان ڈیورنگ فرسٹ ٹرم آف بینظیر بھٹو. تو اس میں بھی ہی ٹرائی ٹو ریزالو کہ ہم جو ایشوز ہے اس کو بائلیٹرلی یا پولیٹیکلی اس کے حل کی طرف چلے جائے. تو آن اب ہم اس طرح کی جسچرز وغیرہ دیکھتے ہیں. پھر یہ کہ جو لاہور ڈکلیریشن کی بات ہم کرتے ہیں، واجپئی کا مینار پاکستان وزٹ کرنا، پھر جنرل مشرف صاحب کا وزٹ آگرہ کا. تو اس طرح یا جو ان کا 0.4 جو ایجنڈا تھا ان آرڈر ٹو ریزولو دی ایشو آف کشمیر فارمولا ساری. تو ان ساری فیکٹرز کو ہم سامنے رکھ کے تو کوششیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں ابھی تک خاطر خواہ کوئی کامیابی نظر نہیں آئی ہے. اس میں جو بنیادی فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے موسٹ آف دا ریجنل کنٹریز، اور ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ایک پراپر ڈیموکریٹائزیشن ہوئی ہے یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بلڈ ہوئی ہے. تو جب تک اس پہ کام نہیں ہوتا، ریجنل انٹیگریشن پہ کام نہیں ہوتا. اور اس کے لیے بنیادی طور پر آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو میجر ڈسپیوٹس ہے، جس طرح انڈیا ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ہم کشمیر ایشو کی بات کرتے ہیں، تو اس کی طرف جانے کے لیے آپ کو بیبی سٹیپس لینے پڑتے ہیں، جس کو آپ لوگ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جن ایشوز پہ پاکستان اور انڈیا ان پرٹیکولر 1990s میں یا 80s میں جس طرح سر کریک وغیرہ ہے، جس پہ they were almost reached to a point کہ ہم ان ایشوز کو کیا کریں، ریزالو کریں. تو اس سے اسٹارٹ کریں. یا ابھی ریسنٹلی جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ بات کریں، کیونکہ دیز آر دا ٹرانس ریجنل ایشوز. So we need to come up with a regional collaboration جس میں انڈیا اور پاکستان کو ایک میجر رول ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں اس سے یہ ہو جائے گا کہ CBM ہو جائے، کانفیڈنس بلڈنگ میجر. تو گریجولی آپ پھر جو میجر ڈسپیوٹس ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اور ریجنلی، سو وی کین ریچ آؤٹ ٹو دیٹ. جی Okay, sir. Moving towards next question, Mariam Anwar, our assistant editor and layout designer. Mariam, you can ask your question now. Assalamu alaikum. My name is Mariam Anwar and I'm final year student of international relations. So my question is that South Asia has been a place where the superpowers like the US and China endeavored to preserve their leverage, جس نے exacerbate کیا ہے security dilemmas of South Asia. تو آپ کے خیال میں ساؤتھ ایشین کنٹریز کیسے ایلیگیٹ کر سکتی ہیں
interference of other countries in the region? And most importantly, given the traditional rivalry between India and Pakistan, is it possible in the first place? आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और चूंकि हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसने एक डोमिनेंट रोल प्ले किया है साउथ एशिया में, तो उसमें अगर हम सर्जन की बात करते हैं या अभी रिसेंटली ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की बात करें, या जो अभी जो डेवलपमेंट हो रही है BRI के हवाले से, और फिर सब्सिक्वेंटली US का अफगानिस्तान से निकलना, तो ये सारी जो फैक्टर है ये एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ जो बुनियादी तौर पर जो मसले जो हमने पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जो बाकी रीजन है, यूरोप है या आसियान रीजन है, या इवन टू सम एक्सटेंट जो लैटिन अमेरिकन है, सो दे कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ रीजनल सॉल्यूशंस, और उन्होंने रीजनली अपनी जो इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, चाहे डोमेस्टिकली या एक्सटर्नल फ्रंट पे। ऑन द अदर हैंड जो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है वो एक मेजर हर्डल है इसमें, कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सार्क है या जो बाकी रीजनल फोरम है वो इनइफेक्टिव है। तो जब तक इस पे हम काम नहीं करते तो उस वक्त तक जो है ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप लोगों को शायद इल्म में हो कि अब इंडिया जो है ना वो कोशिश कर रही है कि जितनी भी रीजन के हवाले से प्रॉब्लम्स है तो उसको बायलैटरली हल करे, न कि रीजनल हवाले से हल करें। तो जब तक ज़ाहिर बात है कि इंडिया एक मेजर कंट्रीज़ है, उसकी टेरिटरी को अगर आप देखें, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, इकॉनमी, तो वो डोमिनेट, या उनकी जो ख़ासकर अंडर द मोदी रिजीम, तो उनके हिजमानिक डिज़ाइन्स हैं। तो उस वजह से ये एक बड़ा हर्डल है, और सब्सिक्वेंटली इंडिया पाकिस्तान रिवलरी उसमें एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो उनकी जो ये हेजमनी है उसको काउंटर करने की कोशिश करती है। और उसमें ज़ाहिर बात है कि जब आप बैलेंस करते हैं तो पाकिस्तान जो है, ख़ासकर अभी जो सिचुएशन है वो तो आप लोगों के सामने है, लेकिन ट्रेडिशनली वो जो सुपर पावर्स है उनके साथ हमने एंगेजमेंट की है इन ऑर्डर टू बैलेंस इंडिया, चाहे वो सरजंग है या रिसेंटली जितनी भी है। तो उसमें जो हमारी जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे हमने अलायंसेस बनाए, तो उसमें जो हमारे लिए एक मेजर फैक्टर था वो था जो इंडिया की इधर जो डोमिनेंस है उसको जो है ना क्या कहते हैं, उसको हम किस तरह खत्म कर दें, या इसको किस तरीके से हम बैलेंस करने की कोशिश करें। तो वी हैव ट्राइड एंड वी हैव सक्सेसफुली टू सम एक्सटेंट इस रीजन में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने की कोशिश की है बाय मेकिंग अलायंसेस विद डिफरेंट सुपर पावर। लेकिन हल इसका ये है कि जब तक हम रीजनल हवाले से कोई कोलैबोरेशन की तरफ नहीं जाते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए ज़रूरी यहाँ पर यही है कि सार्क जैसे फोरम जो है उसको जो है ना इफेक्टिव बनाया जाए, और उसके हवाले से फिर हमें ये साथ-साथ देखना चाहिए कि जो डिफरेंट मेजर पावर्स है उसका इस रीजन में या इस खित्ते में इंटरेस्ट क्या है। अमेरिका का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है, रशिया का क्या इंटरेस्ट है, यूरोप का क्या, यूरोपियन यूनियन का इन पर्टिकुलर उनके क्या इंटरेस्ट है। उसके साथ-साथ फिर हम जो है ना किसी रीजनल कोलैबोरेशन या उसकी तरफ आ जाए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बुनियादी तौर पर ज़रूरी ये है कि रीजनल हवाले से हम छोटी-छोटी CBMs कर लें, ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हम ओवरकम करें और हम रीजन की तरफ आ जाए कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, ये ट्रांसनेशनल है और हमें उसका एक रीजनल हल जो है वो ढूंढने की जरूरत है। इसमें दो चीजें मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर हमें इस पे सोचना चाहिए या इस पे हमें गौर करना चाहिए कि यहाँ पर US की क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और चाइना की क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, US की क्या पॉलिसीज है टुवर्ड्स दिस रीजन, और चाइना की क्या वो है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो US का जो ट्रेडिशनल जो इस खित्ते के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज रही है, तो इट्स मोर इन द डोमेन ऑफ सिक्योरिटी अलाइनमेंट। तो जब वो सिक्योरिटी अलाइनमेंट की पर्सपेक्टिव में हम देखें तो वो सरजंग के दौरान में भी आप लोगों ने देखा था कि उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था इन ऑर्डर टू कंटेन एंड काउंटर रशिया या सोवियत यूनियन उस वक्त। और अभी उनका जो कंसर्न है इट्स मोर इन लाइन विद हाउ टू कंटेन चाइना। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए कि वहां पर हम स्ट्रेटेजिकली किस तरह मैन्यूवर कर सकते हैं और किस तरह अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस पे मेरे ख्याल में जो है वर्कआउट की जरूरत है, उस पे जो है ना डिलिबरेटली प्रोएक्टिवली जो है ना सोचने की जरूरत है, उस पे काम करने की जरूरत है कि व्हाट शुड बी आवर स्टांस।
in order to protect our national interest, regionally भी and particularly अगर हम पाकिस्तान की context में बात करें. On the other hand, जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें जो एक मेजर चीज है या जो मेजर उनकी इनिशिएटिव है वो BRI है, और BRI में उनकी जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो CPEC है. तो उसमें अगर उनकी ट्रेडिशनली आप देखें तो उनका स्टांस है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अलाइनमेंट. अब जब आप कहते हो कि वो इकोनॉमिक अलाइनमेंट कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि इस रीजन में वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं या रीजनल इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो जाहिर बात है कि उसके हवाले से फिर आपको प्रोएक्टिवली सोचना होगा कि हम CPEC से या BRI से इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी कॉन्टेक्स्ट में क्या हम अचीव कर सकते हैं. तो उसमें अगर हमने खासकर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की आई 2021 में, तो उसमें ये रियलाइजेशन नजर आ गई कि वी शुड फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन, इस पे हम फोकस करें. उस डोमेन में मेरे ख्याल में फिर ये है कि उसके लिए हमें वर्कआउट अगेन जरूरत है. वर्कआउट इस तरह जरूरत है कि अगर आप कहते हो कि हमने इकोनॉमिक कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको डिफरेंट लेवल पे जो है ना, या हम टेपी की बात करते हैं तो जो पाइपलाइन वगैरह है तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, या अगर हम कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक जोन बनानी है तो उस इकोनॉमिक जोन पे हमने कितना वर्कआउट किया है. फिर उसके लिए जरूरी ये है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ चले जाए ताकि हम बाहर से या डोमेस्टिकली जो इन्वेस्टर है उसको पुश करें कि वो पाकिस्तान में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या इस रीजन में इन्वेस्टमेंट करें. तो इस पे ये मल्टीपल लेवल पे जो है ना हमें एक प्रोएक्टिव स्टांस की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो उस पे कोई इतना प्रोएक्टिवली नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम सबका मसला ये है कि वी आर रिएक्टिव. हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखते नहीं है, ना इंडिविजुअल लेवल पे, ना इंस्टीट्यूशन लेवल पे, ना नेशनल लेवल पे. तो ये हमारा एक डिलेमा है या हमारे एक आयरनी है. इसको जब तक हम प्रोएक्टिव स्टांस पे रख के नहीं देखते कि जितनी भी मेजर पावर्स है उसका इस खित्ते के हवाले से क्या पॉलिसीज है, क्या वो करना चाहते हैं, और उसमें फिर हम अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में इस हवाले से इन चीज़ों को देखना चाहिए. और जो आपके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का जो राइवलरी है वो उसमें एक मेजर रोल प्ले करती है. और अनफॉर्चुनेटली अब जब से वहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट है तो वो पाकिस्तान से किसी लेवल पे एंगेजमेंट अब नहीं करना चाहते, या वो आप लोगों ने अभी G20 का जो समिट उधर हुआ था गोवा में, तो उसमें उनकी जो स्टांस था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो आप लोगों के सामने था. तो दे आर नॉट इन द मूड ऑफ एंगेजमेंट. तो बहरहाल लेकिन है कि वी शुड बी होपफुल. अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो इंडियन फिशर मिंजो थे वो जेल में थी, तो वो रिलीज की थी. जब बिलावल साहब आए गोवा से तो उसने रिलीज किया, अभी रिसेंटली लास्ट वीक भी रिलीज किया. तो वी कैन होप कि इंडिया इसको रेसिप्रोकेट कर ले, उस चीज को एक्नॉलेज कर दे, और सब्सिक्वेंटली वी शुड मूव फॉरवर्ड. कम से कम जो ट्रांसनेशनल इश्यूज है, रीजनल इश्यूज है, तो उस पे हमें कोलैबोरेशन की जरूरत है. जी. Sir, our next question is from Munazza Khan, our assistant editor and cartoonist. Munazza Khan, you can ask your question now. Assalamu alaikum, sir. Hope you are doing well. I'm Munazza Khan, assistant editor of Politico Vista. Sir, my question is how nations can revitalize the SAARC to counter its dysfunctionality due to rivalries. Sir, आप कुछ key points बता दें इसके लिए. थैंक यू. इसका तो मोर लेस मैंने पहले क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया है. तो मेरे ख्याल में जो बेसिक पॉइंट यही है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज है, अंडर डेवलपमेंट है, रीजनल इंटीग्रेशन नहीं है, ये सारी फैक्टर जो है ये रीजनल है. और इसमें हम देखते हैं कि जब तक इन इश्यूज को हम कोशिश नहीं करते, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ नहीं जाते, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते. उसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि कम से कम जो क्लाइमेट की इशू है उस पे हम बात करें, उस पे रीजनल कोलैबोरेशन की तरफ चले जाए. लेकिन अगेन यहाँ पर असल में जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा वो है, अनलाइक यूरोप या वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी न किसी लेवल पर, किस लेवल पे जो है ना एक बैलेंस है. अब इंडिया की जो टेरिटरी को आप लोग देखें, उनकी पॉपुलेशन को, उनकी इकोनॉमी को, तो वो बहुत ज़्यादा है. उसकी कंपेयर पे फिर वो सार किस वजह से इफेक्टिव नहीं है कि इंडिया नहीं चाहता कि भूटान का भी वही मतलब है कि रीजनल लेवल पे उसकी भी वो सिमिलर हैसियत हो जो मेरी है. मींस कि जब आप सार के फोरम पे बैठते हैं तो फिर डेफिनेटली यू हैव इक्वल स्टेटस, कि आप भी स्टेट है, इंडिया भी स्टेट है, पाकिस्तान भी स्टेट है, बांग्लादेश भी स्टेट है, या जो बाकी रीजनल कंट्री, तो सबकी एक जैसी स्टेटस हो जाती है.
तो इंडिया उसमें एक मेजर हर्डल है, वो एक नेचुरल सी उनकी वो एक वो भी है कि वो कहते हैं कि हम जो है इस रीजन में डोमिनेट करते हैं, ये हमारा ही बैकयार्ड है। एंड सब्सिक्वेंटली ज़ाहिर बात है कि जो हमारी उनके साथ रिलेशनशिप रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनकी इस हेजमनी को और इसको हम ज़ाहिर बात है कि इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। सो वी ट्राई टू काउंटर दैट एंड सब्सिक्वेंटली उस वजह से हम देखते हैं कि सार्क जो है वो इनइफेक्टिव है। तो उसको फिर इफेक्टिव बनाने के लिए खासकर अगर इंडिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर और बांग्लादेश या जो बाकी रीजनल कंट्रीज है, उनको इस पे जो है ना इफेक्टिवली काम करना चाहिए कि इसमें लेकिन उसमें अगेन बात ये आ जाती है कि जो बाकी कंट्रीज है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जो इस पोजीशन पे पास्ट में थी, लेकिन अब हम आप लोगों के सामने है कि हमारी जो डोमेस्टिक हवाले से जो क्राइसिस वगैरह चल रही है, तो वी आर आल्सो नॉट इन दैट मच पोजीशन। तो उसमें एक जो कॉन्सेप्ट आईआर में होता है, वो होता है ज़ोन बैलेंसिंग। तो ज़ोन बैलेंसिंग आप करते हो, जो आपकी एनिमी है या राइवलरी है, तो उसको आप एक रीजनल के हवाले से देखना शुरू कर देते हैं और बाकी जो कंट्रीज़ है, उसको आप अपने साथ उस ज़ोन में इकट्ठे कर देते हैं और इनडायरेक्टली जो हेजमन है, उसको आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो यही बुनियादी मसले यहाँ पर है रीजन में, लेकिन उसमें हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ जब हम नहीं जाते, उसमें जो मेजर स्टेप्स है वो रीजनल इंटीग्रेशन की है। अगर मोटी-मोटी हम बात कर लें, अगेन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, इन कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ है या अंडर डेवलपमेंट है, वो एक मेजर फैक्टर है जिस की वजह से रीजनल इंटीग्रेशन नहीं हो रही। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ज़रूरत है और इसको हमें ख़ासकर अभी जो ये यूक्रेनियन क्राइसिस है या जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि एक रिसेशन जैसी हालत है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी मेजर रीज़न ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो टूट चुकी है। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स रीजनल सॉल्यूशन। वो रीजनल रीजनल लेवल पे जो है ना कोशिश करते हैं कि हम इस पे जो है ना वर्कआउट करें, क्योंकि रीजन में फिर आपको सप्लाई करना जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो फिर ईज़ी हो जाते हैं। तो उस पे हमें प्रोएक्टिवली कुछ काम करना चाहिए। अभी जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है, उस पे फिर हमें कोशिश करनी है कि सार्क को हम क्या करें, दोबारा से रीएक्टिव करने की कोशिश करें और उसमें कोशिश करें कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है या जो मुख्तलिफ जो मेजर इश्यूज़ है, उसको उसके बजाय हम छोटे-छोटे जो इश्यूज़ है या जो रीजनल इश्यूज़ है, जिससे मुख्तलिफ कंट्री की सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें और बाद में फिर जब ये सीबीएम हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दिया जाए, उसके बाद फिर हम एक ट्रस्ट डेवलप करके फिर जो मेजर डिस्प्यूट्स है उसकी तरफ चले जाएँ और उसको रीजनल लेवल पे, सार्क लेवल पे जो है उसको हल करें। अच्छा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू ऑल ऑफ यू। हमारे ना जूम मीटिंग चूंकि 40 मिनट्स की होती है, तो वो एक्सपायर हो जाएगी, तो दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा।